जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे राजस्थान के अंदर जितनी भी जो भर्ती हैं उनके लिए समान रूप से ये उपयोगी हैं। और हम ये एक क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं जो आपका सीईटी हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, चाहे आपका 12th लेवल का हो, चाहे इसके अलावा आपका रीट हो, चाहे आपकी एलडीसी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, राजस्थान पुलिस हो, आने वाली भर्ती हो, इन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी, जिसके अंदर हम साइंस के यानी कि विज्ञान के और इसके अलावा राजस्थान का जीके, इंडिया का जीके, सभी के क्वेश्चन हम मिक्सअप के अंदर सभी क्वेश्चन की ये टेस्ट सीरीज मान लीजिए, चाहे आप रिवीजन मान लीजिए, जैसे भी हो हम ये सारी कवर करते हुए जाएंगे। डेली की हमारी ये 15-20 मिनट की क्लास होगी, जिसके अंदर जितने क्वेश्चन होंगे हम कवर करते हुए जाएंगे। ये क्वेश्चन है बार बार रिपीट हुए एग्जाम के अंदर, और आगे भी ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और यहाँ से आप सीखेंगे तो इसके इर्द गिर्द बनने वाले जितने भी जो क्वेश्चन हैं वो आप समझ आएंगे, उनमें से एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया। तो इसके अंदर ऑप्शन ए है बोरेक्स बीड परीक्षण द्वारा, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण द्वारा, हाइड्रोलिसिस परीक्षण द्वारा और स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, जिसके अंदर सर्वप्रथम सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण द्वारा विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सिद्ध किया गया था। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है, यानी कि जो प्रकाश हमें दिखाई देता है, ये इस प्रकाश के पीछे कितने ये कलर हैं और ये कलर हम कैसे देख सकते हैं, इनका विक्षेपण कैसे होता है, ये हम किस प्रकार से पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ए है मृग मरीचिका, बी में हीरे की चमक, सी में प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम और डी में है प्रकाशीय तंतु। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, वो हमारा राइट आंसर होगा, जिसके अंदर प्रिज्म से गुजरने वाली श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात कई रंगों में ये विभक्त हो जाती है। इस रंगीन पट्टिका को स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें 7 रंग होते हैं। रंगों का क्रम बेनिया हपीनाला, मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर, आपका बेनी आ, आपको याद रखने का ट्रिक बता देता हूँ, बेनी आ हैपीना ला। इससे आप ये समझ सकते हैं बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा और पीला, नारंगी और लाल, ये कलर का जो है हमारा ये विजन है। इसके अंदर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और इसके अंदर सबसे जो प्रकाश का अपवर्तन कौन से कलर का होता है, तो ये बैंगनी का सबसे ज़्यादा होता है और लाल का सबसे कम होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है, कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो कृत्रिम रेशम है उसको बनाने के लिए कृत्रिम रेशे का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा रेशा है। ऑप्शन ए है ओरलोन, बी में है पीवीसी पॉली वाइनिल क्लोराइड, सी में है रेयॉन और डी में है एक्रेलिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रेयॉन। रेयॉन ये पुनः निर्मित सेल्यूलोज है, यानी कि इसको पुनः निर्मित किया जा सकता है, इसको दोबारा बनाया जा सकता है। रेयॉन बनाने के लिए कागज यानी कि जो सेल्यूलोज है, जो लुगदी है, इस लुगदी को क्या किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भिगोकर साफ किया जाता है। अब इसे कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में विलय कर सेल्यूलोज का विलयन प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? सेल्यूलोज का विलयन प्राप्त किया जाता है। इस विलयन को महीन छिद्र में से प्रवाहित करके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में छोड़ा जाता है, जिससे रेयॉन के महीन चमकदार रेशे बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किस नेत्र रोग में द्विअवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है। यानी कि 2 अवतल लेंसों का प्रयोग कौन से नेत्र का जो रोग है उसको दूर करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है दूरदृष्टि दोष, बी में है निकट दृष्टि दोष और सी में है दृष्टि वैमन्य रोग और डी में है मोतियाबिंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी,
क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष के लिए द्वि अवतल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के अंदर मैं आपको समझा देता हूं कि निकट दृष्टि जो दोष है इसके अंदर पास की जो वस्तु है उसको तो देख लेता है, पास की जो वस्तु है उसको तो क्या करता है, देख लेता है, लेकिन जो दूर की वस्तु है उसको नहीं देख पाता है। इसका उल्टा है, अगर निकट दृष्टि आए तो समझ लेना कि पास की तो देख सकता है लेकिन दूर की नहीं देख सकता निकट दृष्टि के अंदर। और दूर दृष्टि के अंदर क्या होता है कि दूर की तो देखता है लेकिन निकट की वस्तु है नहीं देख पाता है। तो इसके अंदर निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं, में नेत्र पास की वस्तु को देख लेता है किंतु एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। इस स्थिति में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना पर न बनकर उसके आगे बनता है। ये जैसे ये रेटिना है, इस रेटिना के ऊपर जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर नहीं बन के इसके थोड़ा सा आगे बनता है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। इसलिए यहाँ पर द्विफोकल जो द्वि अवतल लेंस है उसका प्रयोग किया जाता है। इसे निराकरण हेतु द्वि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक चालक तार के लिए दो तापक्रमों T1 व T2 पर I से लेके 5 तक लेखा चित्र दिया गया है। तो इसके अंदर हमें 5 ऑप्शन दिए, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा है वो राइट बैठता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक जो लेखा चित्र दिया है इसके अंदर जो खड़ी परपेंडिकुलर जो लाइन है उसके ऊपर I लिखा हुआ है, उसके बाद में T1 फिर T2 और जो नीचे पड़ी लाइन जो है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, V लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए है T1 बड़ा है T2 से, बी है T2 बड़ा है T1 से, सी है T1 बराबर है T2 के, और डी का मतलब है ऑप्शन में दिया है कि इसे हम कुछ भी ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, T2 बड़ा है T1 से, यानी कि हमें दिया है इस लेखा चित्र के अंदर कि I से हम V की तरफ या 5 की तरफ हमें चलना है। तो 5 की तरफ जब हम चलेंगे तो एक चालक तार के दो तापक्रम हैं, तो इसके I से अगर 5 की तरफ जाएंगे तो T1 पहले आ जाता है और T2 बाद में आता है। तो मतलब जो T2 का तापक्रम है वो T1 से ज़्यादा है। बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ पर लेखा चित्र देख के आप घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या आ गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो क्वेश्चन दिया उसी के हिसाब से आप चलो तो आपका जो आंसर है वो आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक हैं कहलाते हैं। जो जीन्स होते हैं मनुष्य के अंदर, मनुष्य के जो गुणसूत्र होते हैं, जो जीन्स होते हैं, इनको जो विपरीत लक्षण है उनका संकेत कौन करते हैं या उनके जो संकेतक हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए है अलील, बी में है फिलियल और सी में है संकर, डी में है पीढ़ियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अलील। क्या है, अलील। अलील के बारे में हम जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको युग्म विकल्पी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी भी इसको कहा जाता है। और युग्म विकल्पी की इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। किसी प्राणी में एक गुण को नियंत्रित या अभिव्यक्त करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों, यानी कि एक मनुष्य के अंदर कोई एक जीन है जो उसके गुण को, यानी कि उसके अंदर कौन सा गुण है कौन सा अवगुण है, उस गुण को नियंत्रित या अभिव्यक्त यानी कि दूसरे के सामने एक्सप्रेस या दर्शाने का जो काम करता है, उसके दो विपर्यासी यानी कि उसके दो विपरीत गुण वाले जो स्वरूप हैं वो मिलते हैं और उनको क्या बोला जाता है, युग्म विकल्पी या अलील। हिंदी में उसको अलील युग्म विकल्पी कहा जाता है। सामान्यतः प्रत्येक जीन के दो रूप या विकल्पी होते हैं। कोई भी एक जीन होता है उसका दो विकल्पी या उसका दो रूप होता है, जिनमें से एक प्रभावी होता है, जिनमें से एक क्या होता है, प्रभावी, और दूसरा क्या होता है, अप्रभावी। यह आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, मादा मानव में निषेचन स्थल है, यानी कि जो मादा है, इस मादा जो मानव है इसके अंदर जो अंडाणु का जो निषेचन होता है ये कौन से स्थल में होता है। तो ऑप्शन ए है योनि, बी में है अंडवाहिनी नलिका, सी में है गर्भाशय और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय। गर्भाशय के अंदर जो निषेचन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है।
मादा मानव में निषेचन अंडे तथा वीर्य के संयोग से होता है। ये क्रिया मादा के जनन तंत्र में अंडवाहिनी फैलोपियन जो ट्यूब होती है उसके अंदर होती है। निषेचन के पश्चात निषेचित जो अंड या युग्मनज गर्भाशय में स्थापित हो जाता है और विभाजन प्रारंभ होता है। और यहाँ पर हमारा विकल्प सी है वो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नांकित में से कौन सा मिश्रण धातु नहीं है? ऑप्शन ए है पीतल, बी में है कांसा, सी में है पारा और डी में जर्मन सिल्वर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पारा। जो पारा है ये मिश्रण धातु नहीं है। बाकी पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर ये सारे के सारे ही मिश्र धातु है। इनके अंदर एक या एक से अधिक जो धातुएं हैं उनका मिश्र रूप है। तो पीतल है ये तांबे और जस्ते का मिश्र रूप है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए पीतल के अंदर कौन कौन सा मिलावट की गई है, तांबे की और जस्ते की। फिर उसके बाद में कांसे के अंदर तांबा और टिन की। जर्मन सिल्वर इसके अंदर किसकी है, तांबा, जस्ता और निकल। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आपका ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पारा तत्व है इसे द्रव धातु कहा जाता है। पारे को क्या कहते हैं, द्रव धातु भी कहा जाता है। और ये मिश्रण धातु नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, यानी कि काला और खुरदरा, काला और मृषण, सफ़ेद और खुरदरा, सफ़ेद और मर्षण। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या होगा कि अगर कोई भी पिंड है वो उष्मा का सबसे ज़्यादा अवशोषण या उष्मा को सबसे ज़्यादा अपनी तरफ कौन सा जो पिंड है वो खींचता है, तो काला अगर कलर है, आप लोग जानते हैं कि जो काला कलर है वो उष्मा को सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है। और सर्दियों के अंदर ज़्यादा काला जो काले वस्त्र है वो पहने जाते हैं जिससे सर्दी कम लगती है। और गर्मियों के अंदर जो सफ़ेद वस्त्र हैं वो पहने जाते हैं जिससे क्या होता है, गर्मी कम लगती है। क्योंकि जो उष्मा का अवशोषण है वो सफ़ेद कलर सबसे कम करता है और काला जो कलर है वो सबसे ज़्यादा करता है। इसके साथ ही साथ क्या, जो सतह हैं, सतह बिल्कुल समतल नहीं होकर जो खुरदरी सतह होती है वो अवशोषण सबसे ज़्यादा करती है। और आपको पता है जो अवशोषण सबसे ज़्यादा करती है वो अब जो उसको उत्सर्जक है वो भी सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए काला और खुरदरा। जब कोई पिंड काला और खुरदरा हो तब वे उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। किरचॉफ के नियम के अनुसार ये उष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी होता है, यानी कि जो अच्छा अवशोषक होता है वो अच्छा उत्सर्जक भी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, जिसमें बंजर पर्वतों या पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है, जिसमें गहरे पानी का रंग हरा नजर आता है। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन हाउस प्रभाव। आप लोगों ने देखा होगा जो खेती करते हैं उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पौधे हैं उनको उनकी जो वर्दी है उन वर्दी को जल्दी ग्रोथ करने के लिए या पौधे की जल्दी ग्रोथ करने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाया जाता है। और ये अगर वायुमंडल या तापमान के अंदर सबसे ज़्यादा हो जाता है तो ये विपरीत प्रभाव हैं वो हमारे वायुमंडल के अंदर डालता है। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। यानी कि जो वातावरण है, जो हमारा वायुमंडल है, इसके अंदर कुछ गैसें होती हैं जो वहाँ के तापमान है उसको जो नॉर्मल होता है उससे उसको ज़्यादा बढ़ा देती हैं। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये गैसें हैं, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाए ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन कौन सी गैसें हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड,
इसके बाद में आपकी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी जो गैसें हैं ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, ग्रीन हाउस का जो इफेक्ट है उसको ये लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है CaCO3 की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। यानी कि CaCO3 की अभिक्रिया है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में अगर करवाई जाए, H2SO4 के साथ में अगर करवाई जाए तो ये क्या कौन सी गैस है इसके अंदर से निकलती है। तो ऑप्शन ए है H2S, बी में है SO2, सी में CO2 और डी में NO2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी CO2। कौन सी गैस निकलती है ऑप्शन नंबर सी CO2। कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4 से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को मुक्त करते हैं। CaCO3 है ये H2SO4 के साथ में क्रिया करने पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो मुक्त होती है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन। विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। तो विद्युत धारा है उसको मापने के लिए कौन सा उपकरण है उसको प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है स्पेक्ट्रोस्कोप, बी में है मल्टीमीटर, सी में है वोल्टमीटर और डी में है अमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी अमीटर। कौन सा है अमीटर। अमीटर से विद्युत धारा की मात्रा है उसको मापा जाता है। विद्युत धारा की मात्रा के मापन हेतु अमीटर का प्रयोग किया जाता है जो एम्पियर में मान बताती है। यानी कि विद्युत धारा का मात्रा क्या है एम्पियर। अमीटर के अंदर इसको मापा जाता है और इसका मात्रक है एम्पियर, ये आपको ध्यान रखना है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित हो तो परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, आपने ये आपकी जो क्लासें हैं छोटी क्लास 9, 10 के अंदर आपको ये अच्छी तरह से याद होगा, वहाँ पर आपको ये पढ़ा है, आपको वहाँ पर पढ़ाया गया है। यानी कि कोई एक चालक के अनुप्रस्थ काट यानी कि उसका जो अनुप्रस्थ काट है उसका क्षेत्रफल 1 कूलाम आवेश यानी कि 1 कूलाम जो आवेश है उसको 1 सेकंड के अंदर प्रवाहित करने की जो दर है, जो स्पीड है, जो गति है, उसको परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। अगर 1 कूलाम आवेश को प्रति सेकंड 1 सेकंड के अंदर अगर 1 कूलाम आवेश को किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से अगर प्रवाहित करता है तो वहाँ पर उस धारा का मान कितना होगा 1 एम्पियर होगा। कितना होगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन ए है एथेन, बी में है मेथेन, सी में है प्रोपेन और डी में है एसिटिलीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें मेथेन गैस दिया है। यानी कि जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है नेचुरल कंप्रेस्ड नेचुरल जो गैस है CNG है उसका जो मुख्य घटक है वो मेथेन है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का प्राकृतिक गैस है जिसमें हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए CNG के अंदर किसका मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन का। इसे उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है यानी कि बहुत ज़्यादा दाब के ऊपर इसके अंदर भरा जाता है, उसको संपीड़ित किया जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है। इसमें 88 से लेकर 90 यानी कि 88 से लेकर 90% तक मिथेल गैस यानी कि CH4 होती है तथा 15 से 16% इथेन C2H6 होती है। ये ज्वलनशील होने से ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है, यह आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है वायु जनित रोगों का समूह है। यानी कि जो यहाँ पर समूह दिए हुए हैं ऑप्शन के अंदर उनमें से वायु जनित रोगों का समूह है वो कौन सा है। ऑप्शन ए में है सार्स, स्वाइन फ्लू और न्यूमोनिया, बी में है एड्स, हैजा और से, सी में है जुकाम, मधुमेह और एनीमिया, डी में है कैंसर, गेंगा और जुकाम। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो सार्स हैं और स्वाइन फ्लू और न्यूमोनिया ये तीनों के तीनों क्या है वायु जनित रोग हैं। वायु के द्वारा ये संक्रमण होता है इनसे और वायु के अंदर इनके जो
रोगाणु है वो वायु के अंदर फैलकर एक से दूसरे व्यक्ति के साथ में संपर्क करते हैं, संक्रमण करते हैं और ये बीमारी का आगाज होता है, इस बीमारी का फैलाव होता है। तो सार्स, स्वाइन फ्लू, न्यूमोनिया वायुजनित रोगों की श्रेणी में आते हैं। इन रोगों के सूक्ष्म जीव हवा के द्वारा फैलते हैं। जबकि रोगी छींकता या खांसता है तो मुंह से बाहर निकलने वाली छोटी छोटी बूंदें समीप खड़े अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे अन्य व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा है। धान का खेत, वन, घास का मैदान और झील। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धान का खेत है। ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो इस जीवन को, जो पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है, उसको सुचारू रूप से चलाता है। तो ये कैसे चलाता है और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसे वन, झील तथा घास का मैदान है वो प्राकृतिक पारितंत्र है, यानी कि वन है ये प्राकृतिक है, झीलें हैं ये भी प्राकृतिक हैं, घास के जो मैदान है ये भी प्राकृतिक है, ऑटोमेटिक होते हैं। लेकिन जो धान के खेत हैं ये मनुष्य के द्वारा लगाए जाते हैं, इसलिए ये मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? नए पदार्थ का निर्माण होता है कोयले के दहन में, एसीटोन के वाष्पन में, कपूर के उदर्व पातन में और मक्खन के पिघलन से। इनमें से नए पदार्थ का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा राइट आंसर है। कोयले के दहन से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है जो रासायनिक संगठन तथा रासायनिक गुणों में मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। नया पदार्थ का मतलब क्या होता है? जो पुराना, जो उसका जन्म देने वाला या जिसके द्वारा ये उत्पत्ति होती है उस पदार्थ की, जो जन्म देने वाला पदार्थ है, इससे बिल्कुल ही इसका जो रासायनिक गठन है, यानी कि जो इसका केमिकल जो फॉर्मूला है, रासायनिक जो संगठन है, ये बिल्कुल अलग होता है। और जो रासायनिक गुण होते हैं, यानी कि इसका जो व्यवहार है, जो लक्षण है, जो गुण है, ये भी क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो ये पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरणतः जैसे कोयले का जलना, कोयले का जलने के बाद में जो राख बनती है ये बिल्कुल कोयले से इसका संगठन अलग है और इसका गुण और लक्षण भी अलग है। इसी तरह लोहे पर जंग का लगना, दूध से दही का बनना, अवक्षेपण, दहन और किण्वन, ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं इसके अंदर क्या होता है? एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि रासायनिक इनका जो फॉर्मूला है वो और इसके रासायनिक गुण दोनों ही चेंज हो जाते हैं। जबकि जो विकल्प बी और सी और डी है इसके अंदर क्या होता है? ओनली फॉर भौतिक परिवर्तन होता है, इसका रासायनिक परिवर्तन इनमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? यानी कि ऐसे कौन से 3 आर हैं? मैं इन आर का नाम आपको बता देता हूँ। रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये तीनों के तीनों जो आर हैं पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। ये कौन कौन से हैं? कम करना, पुनः उपयोग और पुनश्चक्रण। कम करना, पुनः बनाना, पुनः उपयोग, पुनरावर्तन, पुनः व्यवस्थित और पुनः बनाना, पुनश्चक्रण, पुनः व्यवस्थित और पुनरावर्तन। इनमें से राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कम करना यानी कि रिड्यूस करना, उसके बाद में पुनः उपयोग करना यानी कि रीयूज करना, और उसके बाद में पुनश्चक्रण, इसका मतलब होता है रिसाइकल, यानी कि इसको दोबारा रिसाइकल करके इसको वापस यूज के लिए बनाया जा सके। जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है, रिड्यूस का अर्थ होता है कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। रिसाइकिल का अर्थ है खराब प्लास्टिक, कांच व धातु की वस्तुओं को पुनः चक्रण करके उपयोगी बनाना। और रीयूज का अर्थ होता है किसी वस्तु का बार बार उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारण से उपयोगी है। यानी कि जो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं ये मनुष्य के लिए किस प्रकार से उपयोगी है? ऑप्शन ए है त्वचा को विटामिन डी देती है, बी में हड्डियों व दांतों को मजबूत करती है, सी में है रक्त प्रवाह नियंत्रित करती है,
और डी में है ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये त्वचा को विटामिन डी की पूर्ति करती है। और विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा और विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य की किरणें त्वचा को विटामिन डी प्रदान करती है, जो पोषण व अभिवृद्धि यानी कि मानव के विकास और पोषण के लिए क्या है? उपयोगी है। तथा साथ ही साथ अवांछित जो कीटाणु हैं, जो मनुष्य को हार्मफुल है, वनस्पति को हार्मफुल है, उनको भी क्या करती है? नष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण का परिणाम है? जो लेंज ने नियम दिया था, ये किस राशि का संरक्षण करता है और उस संरक्षण का क्या है? परिणाम है। तो ऑप्शन ए है आवेश, बी में संवेग, सी में ऊर्जा, डी में आवेश व ऊर्जा दोनों। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। लेंज ने प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा के लिए नियम दिया था। इनके अनुसार क्या हुआ? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा एक प्रकार होती है कि वे उन कारणों का विरोध करते हैं जिनके कारण इनकी उत्पत्ति हुई है। ये क्या है? लेंज का नियम है। और लेंज का नियम क्या कहता है? ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, जिसके अंदर क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, जब जहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, उस अवस्था में प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है, ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, चुंबकीय प्रेरण के कारण से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है, ये प्रेरित जो धारा है, इस धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि ये एक दूसरे का उन कारणों का विरोध करते हैं जिनके कारण से इनकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन से दंत मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं? कौन से दंत है वो मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं? तो ऑप्शन ए है चवर्णक, बी में है अग्र चवर्णक, और सी में कृतंक, और डी में है रदनक। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? रदनक। मांसाहारी पशुओं में रदनक दांत अधिक विकसित होते हैं। ये प्रत्येक खंडों में दो दो होते हैं। रदनक दांत पशु की 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे पॉइंट आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ये भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करते हैं, यानी कि ये भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। ये मांसाहारी पशु हैं, जैसे आपने शेर, बिल्ली इनको देखा होगा, कुत्ते, इनके दो आगे और दो निचले जबड़े में, दो ऊपरले जबड़े में, आगे में 4 दांत होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? रदनक होते हैं, जो चीरने या फाड़ने के काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? लसीकाणु, लिम्फोसाइट, बी में है एक केंद्र काणु, मोनोसाइट, और सी में है बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट, और डी में है लाल रुधिर कणिका। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु क्या है? इसके अंदर है एक केंद्र काणु यानी कि मोनोसाइट, ये सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। मोनोसाइट सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। इसका व्यास कितना होता है? 20 म्यू मिलीमीटर। कितना होता है? 20 म्यू मिलीमीटर तक इसका व्यास है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया यहीं संपन्न की जाती है। ऑप्शन ए है शुद्रांत्र, और बी में है वृद्धांत्र, और सी में है अग्रसुदांत्र, और डी में है ग्रैनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ग्रहणी अमाशय से जुड़ा हुआ भाग होता है। ये छोटी आंत का पहला व सबसे छोटा भाग होता है। इसका मुख्य कार्य भोजन का एंजाइम द्वारा रासायनिक पाचन होता है। इसका मुख्य क्या कार्य होता है? रासायनिक पाचन होता है एंजाइम द्वारा भोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? निम्न में से कौन सा रोग है वो जीवाणु के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए में है पोलियो, बी में है हीमोफीलिया, सी में है टाइफाइड, और डी में है फाइलेरियासिस।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड। टाइफाइड है ये रोग जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी सीरीज का। टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है। इस रोग का रोगजनक साल्मोनेला टाइफी जीवाणु है, जो प्राय 1 से 15 वर्ष के बालकों की शुद्रांत में वृद्धि कर उनमें संक्रमण उत्पन्न करते हैं, जबकि हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है और पोलियो विषाणु जनित रोग है। ये आपको ध्यान रखना है। आपका एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आज की क्लास के अंदर इतना ही। बने रहिए आप रोजाना हमारे इस सीरीज के साथ में, जो आपकी हर एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे वो इंडिया हो चाहे राजस्थान हो। जो जनरल साइंस है वो सभी के अंदर सेम ही होती है, एक ही होती है, चाहे वो एग्ज़ाम कहीं का भी हो, कोई सा भी हो। आप ज़रूर यहाँ से कुछ सीखें, सफल हों, सफल बने। और कोई भी अगर फीडबैक, किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट अगर क्लास में चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन मोटिवेशन ज्वाइन करें, वहाँ पर बताएं। और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक, अपना सजेशन दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।